हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट पे। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मई के एग्ज़ाम्स भी आपके हो गए होंगे, है ना। तो छुट्टियों की तैयारी है और छुट्टियों में मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना लेवल भी रेज़ कर दिया है ना। क्लास 9th का सिलेबस आपने देख ही लिया है कैसे चेंज हो चुका है। चलो, क्लास 10th डेली आपके लेक्चर्स आते रहेंगे। 6 बजे शाम को आपको लेक्चर मिल जाएगा। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, मतलब एपिसोड नंबर 6, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम ये भी बोलते हैं दैट इज इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ब्रेक डाउन। क्या है, इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपाउंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। मतलब एनर्जी की अलग अलग फॉर्म से। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, एनर्जी की अलग अलग फॉर्म की हमें ज़रूरत क्यों है ना। तो चलो पहले तो हम जर्नल इक्वेशन देख लेते हैं। इसकी जर्नल इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास। जर्नल इक्वेशन ये कहती है कि एक कंपाउंड होगा, वो टूटेगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या होगा, टूटेगा। देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना कॉम्बिनेशन का, इसीलिए हम इसे ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। इसको आपको तोड़ना है। तो भैया किसी चीज़ को अगर आपको तोड़ना है, आपके सामने पेंसिल है, पेन है, कॉपी का पेपर है ना, कोई भी चीज़ है, अगर आपको उसको तोड़ना है तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। आप उठोगे, उसको कहीं पे मारोगे, हाथ से तोड़ोगे, हथौड़े से तोड़ोगे, जैसे भी तोड़ोगे, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी इज नीडेड। एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हाँ सर। अब ये जो एनर्जी है ये आप किस किस फॉर्म में दे सकते हो। आप एनर्जी हीट की फॉर्म में भी दे सकते हो, आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है, आप एनर्जी लाइट की फॉर्म में दे सकते हो। सर लाइट की फॉर्म में, हाँ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, एनर्जी सप्लाई कर सकते हो। बेसिकली हमें एनर्जी का सोर्स चाहिए, और सन से बड़ा कोई एनर्जी का सोर्स है ही नहीं है ना। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर जब हमारा था, हमने वहाँ पे एक कंपाउंड पढ़ा था जिसको हमने एक ब्राउन कलर की बोतल में, ब्राउन कलर की बीकर में रखा हुआ था, है ना। वो डार्क था, डार्क ब्राउन कलर का बीकर था। याद आ रहा है किसी को? अगर जो फर्स्ट लेक्चर लगा के आया है, अगर वो सीरीज देख रहा है तो उसको ये याद आएगा। और इसमें कौन सा कंपाउंड रखा था, प्लीज़ उसका नाम कमेंट करें। देखते हैं आप कितने पढ़ते हो। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आएगा। अब ये जो तीन फॉर्म हैं ये हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। और इन्हीं के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में क्लासिफाई भी किया जाता है। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ऐसा ब्रेक डाउन जिसमें हम हीट की मदद से, ठीक है, हीट की मदद से तोड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की मदद से तोड़ना। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर आप लाइट की मदद से तोड़ रहे हो तो इसको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, फोटो वर्ड एसोसिएटेड होता है लाइट के साथ। जैसे आपने बायो में अपनी क्लास में पढ़ा होगा फोटो सिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस।
तो सर फोटोसिंथेसिस में तो कंपाउंड बन रहा था। ठीक है, दो वर्ड होते हैं सिंथेसिस, एक होता है सिंथेसाइज करना और एक होता है लिसिस, LYSIS। इसका मतलब होता है तोड़ना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और सिंथेसिस इसका उल्टा होता है फॉर्मेशन। जैसे फोटो, फोटो का मतलब लाइट, फोटो अगर सिंथेसिस है मतलब लाइट की फॉर्म से, लाइट का इस्तेमाल करके, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाई जा रही है। फोटोलिसिस है, फोटोलिटिक है। ठीक है, लिसिस बोल लो या लिटिक बोल लो, इसका मतलब होता है, क्या हो जाएगा, फोटोलिटिक मतलब ब्रेक डाउन, कि सनलाइट की मदद से किसी चीज़ का क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ये वर्ड्स आपको बायोलॉजी में सिखाए भी जा रहे होंगे स्कूल में, अदरवाइज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी क्या होती है। एक सिंगल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में क्या होगा, ब्रेकडाउन। ये क्या हो सकते हैं बेटा, ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट या एक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये पेज आपको पूरी अच्छी से समझ आ गया होगा। क्लियर, पूरा अच्छे से ये समझ आ गया। तो चलें नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे इन सबकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसमें हम हीट दे रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल दिया जाता है। और जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। आई होप तीनों वर्ड्स आपको क्लियर है। अब मैंने यहाँ से एक चीज नोट की है ना, नोट क्या करने वाली बात है, नोट करने वाली बात सर ये है, आप डिकम्पोजिशन करा रहे हो, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर है, उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट। एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी क्या हो रही है, सप्लाई कर रहे हैं ना। चाहे आप हीट की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप लाइट की फॉर्म में कर रहे हो, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। इस रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, वेरी गुड, एंडोथर्मिक होती है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स all decomposition reaction are endothermic। सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बताओ इस बात से सेटिस्फाइड हो, है ना। लास्ट क्लास में आई होप मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, शायद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पता करना था, क्या सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। नहीं, तो सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, बट सारी की सारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसमें हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अच्छा सर, जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। देखो, अभी आपका एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डीकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो यूज़ होती हैं आपके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन
ऑफ मेटल्स। देखो मेटल है, सोडियम मेटल है, कहाँ से आया है ना? अर्थ में से कहीं ना कहीं से निकाला होगा। एल्यूमिनियम है, आपने पढ़ा भी होगा शायद ज्योग्राफी के अंदर, जो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो शायद क्या है? एल्यूमिनियम है ना? तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब एल्यूमिनियम को निकालेंगे कैसे? खोद के निकाल लिया एल्यूमिनियम ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं। अब ये सारे बहुत रिएक्टिव हैं, ये किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, और उनको तोड़ के निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है ये आपका टॉपिक है, टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम इसको पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मेटलर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सारी बातें अभी तक हमने थ्योरी कवर की है, अभी तक हमने रिएक्शन नहीं कवर की। अब हम इन तीनों के बारे में, थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, इन तीनों के बारे में डिटेल में इनकी रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके लिख देना, जितने भी आपके डाउट होते हैं कमेंट कर दिया करो, उनको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे हैं, या फिर आपके डाउट आपको कमेंट में ही क्लियर कर दिए जाएंगे। चलो, चलो जी, अब हम पढ़ते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें मटेरियल का, जिसमें एक कंपाउंड का ब्रेकडाउन जो होगा वो किसकी मदद से होगा? हीट की मदद से होगा। वो किसकी मदद से होगा सर? वो हीट की मदद से होगा। तो यहाँ पे आपको एरो पे क्या लिख देना है? हीट, या फिर डेल्टा का साइन बना। ये छोटा ट्रायंगल जो होता है इसको डेल्टा बोलते हैं, DELTA, डेल्टा। ठीक है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। चलो, तो इसमें हमारी पहली रिएक्शन है थर्मोलिसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। थर्मोलिसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि जिसमें पानी हो। ठीक है, क्या होता है? जिसमें क्या प्रेजेंट हो? वाटर प्रेजेंट हो। फेरस आयन कौन सा होता है? फेरस आयन कौन सा होता है बेटा? Fe2+ को हम क्या बोलते हैं? फेरस आयन बोलते हैं। क्लियर? कॉपर, कॉपर पता है। सल्फेट, सल्फेट भी आपको पता है। सल्फेट आयन कौन सा होता है? SO4 2-। तो अगर फॉर्मूले बनाना चाहो तो ये आपको आयन्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इसमें फेरस सल्फेट। क्या करते हैं? फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4 डॉट 7H2O। FeSO4 डॉट 7H2O। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। इसको हम ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल के नाम से इसको जाना जाता है। केमिकल नेम अगर पूरा पढ़ो, देखो 7FeSO4 फेरस सल्फेट, 7 के लिए वर्ड यूज होता है बेटा हेप्टा, और पानी के लिए कौन सा वर्ड यूज करा है? हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम अगर हम पूरा लिखें तो क्या लिखा जाएगा? फेरस सल्फेट
सेवन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? हेप्टा। हेप्टा पानी के लिए हाइड्रेट। अब ये जो है, ये 7H2O है ना, मल्टीप्लाई में ये डॉट 7H2O, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 11th में आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे लैब में, तो उसमें आपको पता चलेगा, अगर आप फेरस सल्फेट का, है ना, क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो आपको ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे। मीन्स उसमें अंदर पानी भी होगा, पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा, क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो। और आपको इसके, है ना, पेल ग्रीन कलर के क्या मिलेंगे? क्रिस्टल मिलेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये पेल ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होंगे। और ये अगर आपसे पूछ लें कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो 7 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इट हैज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलो अब हम रिएक्शन कर लेते हैं। FeSO4.7H2 सॉलिड फॉर्म में होगा। आपने इसको क्या करना है? हीट करना है। हीट के लिए हमने डेल्टा का साइन लगा दिया। जब आप इसको हीट करोगे पहले, तो क्या होगा? FeSO4 अलग हो जाएगा और इसमें से इसका पानी उड़ जाएगा बेटा। गर्म करोगे, किसी चीज़ को गर्म करोगे जिसके अंदर पानी है, तो पहले क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। ठीक है, ये कैसे कलर का था? ग्रीन कलर का। ये ये देखो हाइड्रेटेड था, ये एनहाइड्रेट, एनहाइड्रस इसको बोलते हैं, मतलब इसके अंदर से पानी निकल चुका है। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। और ये आपको वाइट कलर का दिखाई देगा जब इसके अंदर से क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा। ग्रीन से कैसा कलर आ गया? इसका वाइट कलर आ गया। तो सर रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन हो गया? नहीं बेटा, अभी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। फेरस सल्फेट को तोड़ना था, अभी फेरस सल्फेट नहीं टूटा है। फेरस सल्फेट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ पानी निकला है। अब आप एनहाइड्रस फॉर्म को, FeSO4, ठीक है, ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में ही होगा। ये जो एनहाइड्रस फॉर्म है, इसको आप क्या करोगे? दोबारा से हीट करोगे। इसको आप क्या करोगे? हीट करोगे। तब ये जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, Fe2O3। और इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और ये वाइट था, ये इसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। कलर बहुत ध्यान रखने हैं, कौन किस कलर का है। ये आपको मज़े मज़े के लिए नहीं लिखवाए जा रहे हैं। जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जब आएंगे, तो आपको ये कलर ही हिंट देंगे कौन सा कंपाउंड है। अच्छा, यहाँ पे फेरिक आयन जो होता है, वो होता है बेटा Fe3+। आयरन जो है वो +2 और +3 दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब +3 होता है तो उसको फेरिक बोलते हैं, जब +2 होता है तो उसको फेरस बोलते हैं। ठीक है, ये अभी के आपके लिए इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखो। क्लियर हुआ? तो अब ये क्या हो चुकी है? डिकम्पोजिशन हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। फेरस सल्फेट किस में टूट गया? फेरिक ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट किस में टूट गया है? फेरिक ऑक्साइड में टूट चुका है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट में कॉपर, है ना।
कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट IOH2, ये होता है। इसको हम ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। देखो जनरली जो कॉपर के कारण जो कलर इम्पार्ट होता है वो ब्लू कलर इम्पार्ट होता है। आपने शायद किसका होता है, ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू ब्लू होता है। जैसे हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। रेड किसके कारण होता है, उसमें आयरन पाया जाता है ना। हमारे ब्लड का एक मेन कंपोनेंट क्या है, आयरन है। आयरन रेड कलर इम्पार्ट करता है। आपने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, रेड सोयल। रेड सोयल के बारे में पढ़ा है। रेड सोयल के अंदर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना। आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप एप्पल को काट दो, एप्पल में आयरन होता है। जब आप उसको ओपन छोड़ दोगे काट के, तो वो हल्का हल्का सा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, रेडिश सा हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन सा हो जाता है। ठीक है, आयरन के कारण। क्लियर है। तो इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। कॉपर के कारण ब्लू कलर आता है। ऑक्टोपस का जो कलर होता है वो कॉपर होता है, कॉपर कह रहा हूँ, ब्लू होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर मिलता है। हमारे ब्लड के अंदर आयरन एक मेन कंपोनेंट है, ऑक्टोपस के ब्लड के अंदर कॉपर एक क्या है, मेन कंपोनेंट है, जिसके कारण उसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। और इसको पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे। पूरा नाम इसका क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट। 5 के लिए क्या लिखा जाता है, पेंटा, पेंटाहाइड्रेट। और इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, 5। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल। चलो फिर इसका भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। देखो CuSO4.5H2, इसको आप हीट करो। और हीट लगभग लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक आप करो, तो आपका ये कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा। हो सकता है किसी बुक में ये रिएक्शन ना 2 स्टेप में दी हो, कि पहले इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करेंगे, एक काम करते हैं, कर ही देते हैं 100 पे। नहीं पता, CBSE वाले थोड़ा डीप जा रहे हैं आजकल, तो हम भी थोड़ा डीप चल जाते हैं। देखो अगर आप इसको हीट कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो CuSO4, इसमें से .1H2O, एक H2O इसका रह जाएगा, 4 H2O इसके निकल जाएंगे, 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा। ठीक है। और फिर आप इसको क्या करोगे, 250 डिग्री सेल्सियस तक क्या करोगे, हीट करोगे। तब इसमें से क्या हो जाएगा, सारा का सारा पानी निकल जाएगा। और ऐसे ही ये क्या हो गया, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस हो गया। यहाँ पे इसका कलर क्या था, ब्लू कलर का था। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर से वाइट कलर का हो जाएगा। और फिर इसका भी सिमिलरली आप क्या कर दोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे। एनहाइड्रस फॉर्म में जब आप इसको हीट करोगे, तो ये क्या बनेगा, CuO। क्या बनेगा ये, CuO। ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। और SO2 और SO3 और ऑक्सीजन, ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगी। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगी। बैलेंस आपको करना है। क्लियर, बैलेंस ये आपको करनी है। तो आई होप ये रिएक्शन भी समझ आई होगी। चलो एक नेक्स्ट है। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं थर्मोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलिसिस करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3।
लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सब लिखवाया था ना इसके बारे में। इसको हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये क्या था हमारा क्विक लाइम। ठीक है। और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये ऑक्सीजन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। हाँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है सर, ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है नहीं, भट्टियों में होती हैं ये रिएक्शन। ठीक है, भट्टी में इसको तोड़ा जाता है, लाइम किन बोलते हैं, तो वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या होगी, नेक्स्ट हम करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ थर्मोलिसिस ऑफ। आपको मेन मेन एग्जांपल मैं करा के जाता हूँ, थर्मोलिसिस ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। कोई भी रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस करना आपका काम है। ठीक है, और बैलेंसिंग नहीं आती तो पिछले लेक्चर जाके आप देख सकते हो। पोटेशियम क्लोरेट होता है बेटा KClO3, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। और जब आप इसको हीट करोगे, इसको तोड़ोगे, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसके लिए है ना एक कैटलिस्ट यूज होता है MnO2। क्या है, MnO2, मैंगनीज डाई ऑक्साइड। ये क्या है, ये एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है इस रिएक्शन। कैटलिस्ट पढ़ा चुका हूँ, कैटलिस्ट क्या होते हैं, है ना। कैटलिस्ट क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। चलो, नेक्स्ट एक और देखते हैं अभी, डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। थर्मोलिसिस ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट की थर्मोलिसिस अब हम करेंगे। तो कॉपर नाइट्रेट क्या होता है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 ट्वाइस। क्लियर है। अब देखो, जब हम नाइट्रेट को, किसी भी मेटल के नाइट्रेट की जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें मेटल का ऑक्साइड आपको निकल जाएगा, CuO। अगेन बताया था ब्लैक कलर का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ये आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस रहेगा। और इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये जो NO2 गैस होती है ये निकलती है विद ब्राउन फ्यूम्स। कैसे, ब्राउन फ्यूम्स के साथ। आप लेड नाइट्रेट की भी कर सकते हो, जैसे लेड नाइट्रेट पढ़ा हुआ है ना, PbNO3 ट्वाइस, ये भी क्या है, मेटल है। कॉपर भी मेटल है। मेटल नाइट्रेट की जब हम थर्मोलिसिस करेंगे तो मेटल का हमें ऑक्साइड मिल जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगी। अगेन दिस विल राइज एज ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, और वहाँ पे ये ब्लैक होता है, ये लेड ऑक्साइड, ये आपको येलो कलर का मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आगे क्या, इसकी अगर मैं जर्नल रिएक्शन लिखूँ, आप जर्नल रिएक्शन भी याद रख सकते हैं कि जो मेटल नाइट्रेट होता है, जब आप उसको थर्मोलिसिस करोगे, हीट करोगे, तो मेटल का ऑक्साइड आपको मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी और ऑक्सीजन आपको। ये एक जर्नल रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए, ये एग्जांपल अच्छे खासे पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आपसे पूछी जाती है कि कौन सी गैस है ना ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकल रही होती है, कौन सी गैस निकल रही होती है, वेरी गुड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही ईजी है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब सनलाइट की मदद से
ठीक है, लाइट की मदद से आप क्या कर रहे हो, इसको तोड़ रहे हो। और यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल आते हैं, AgCl, ठीक है, सॉलिड। इसको आप लाइट या सनलाइट ऐसे लिख देते हैं, सनलाइट के लिए H सिंबल होता है, कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, H लिख लो या सनलाइट लिख लो या सिंपली आप लाइट लिख लो। तो यहाँ से बैलेंस आप कर लेना, Ag सॉलिड और Ag सिल्वर का कलर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने चांदी देखी हुई है। और यहाँ से क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ये जो क्लोरीन होती है, अभी बताते हैं, एक और एग्जांपल लिख देते हैं, AgBr। सिमिलरली H या लाइट आप लिखो या सनलाइट आप लिखो, कुछ भी लिखो, अगेन Ag अलग हो जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन गैस आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ से कौन सी गैस मिलेगी, ब्रोमीन। अब इन दोनों गैस के कलर याद रखना, जो ब्रोमीन गैस होती है वो रेडिश ब्राउन है, वो कैसी है, रेडिश ब्राउन होगी। और ये जो क्लोरीन निकलेगी ये ग्रीनिश येलो कलर के वेपर की फॉर्म में निकलेगी, ग्रीनिश येलो वेपर्स। ठीक है, इन्हें देखो, ये जो दोनों के दोनों हैं, इनको फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स बोला जाता है, क्योंकि फोटो सेंसिटिव है ना, समझ गए ना, पहले भी ये वर्ड आया हुआ है, फोटो सेंसिटिव है। और यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सॉल्यूशन में डिप किया जाता था, कुछ ऐसा ही, शायद आपने तो पता नहीं देखी भी हैं, कोडक के कैमरा जो रील्स वाले आते थे, वो पता नहीं आपने देखे भी हैं या नहीं देखे, है ना, समझ आया, क्लियर है। तो ये थी हमारी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दो एग्जांपल याद रखना, कलर्स के नाम याद रखना, क्लोरीन ग्रीनिश येलो और जो ब्रोमीन होती है वो रेडिश ब्राउन, ये ब्रोमीन है, अगर किसी को नहीं पता है, ब्रोमीन। चलो लास्ट, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये एक मिनट, एक पेज हो, यहाँ से समझ लेते हैं, मैं पीछे लिख देता हूँ, चलो। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हम इसमें करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मैं देखता हूँ ये वाली फ़ोटो यहाँ से आ जाएगी भाई हमारे पास, तो वाले पेज पे आ सकती है क्या ये, या नहीं आएगी, ठीक है, चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब या फिर एक काम करते हैं, इस पेज पे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते ही नहीं, इस पेज पे हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो NaCl का ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब इसमें से आप करंट पास करोगे तो सोडियम आपको अलग मिल जाएगा और क्लोरीन आपको क्या मिल जाएगा, अलग गैस, क्लोरीन एक अलग गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। और सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 को हम एल्यूमिना भी बोलते हैं। और इसमें से भी जब आप करंट पास करोगे तो आपको एल्यूमिनियम अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। देखो ये वही रिएक्शंस हैं जो अभी हमने बात की थी कि हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होती है ना, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज़, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखो यहाँ पे सोडियम को हम निकाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड से, सोडियम के क्लोराइड से सोडियम मेटल आपके पास क्या हो गया, अलग आ गया। ऐसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल क्या आ गया, अलग आ गया। अब इतनी चीज़ें एल्यूमिनियम की बनती हैं,
है ना, एल्यूमिनियम की अपने वायर्स देखी हुई, उस सब के लिए एल्यूमिनियम चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे भाई, कौन सी दुकान पे, है ना, आप तो कहोगे दुकान से ले आएंगे, दुकान पे कहाँ से आ रहा है, अर्थ के अंदर से निकाला जा रहा है। तो उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है, एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल्स को निकालना उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में दोबारा से आएगी ये रिएक्शन, चैप्टर नंबर 3 में ये दोनों रिएक्शन। ठीक है, और अब आपकी फेवरेट जो इस चैप्टर की है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, मैंने ये बोल दिया है इस चैप्टर की, इसका मतलब ये नहीं आपने पिछली 2 रिएक्शन पढ़नी ही नहीं है बेटा, दोबारा से आएंगी पूरी की पूरी, केमिस्ट्री के चारों जो चैप्टर हैं आपके, ये सारे कनेक्टेड हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी रिएक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होगी, और ये तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। आगे तीनों में क्या होना है, इन्हीं सब रिएक्शंस का इस्तेमाल होना है। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का टूटना, अब वाटर को क्या करोगे, 2H2O करंट पास कराएंगे। ठीक है, करंट पास कराओगे और आपको क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन, एक साइड आपको हाइड्रोजन गैस, क्या हो रहा है, एक साइड आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और एक साइड आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। हाइड्रोजन जो मिलेगी वो आपको कैथोड पे मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन जो मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी। ऑक्सीजन जो होगी वो आपको कहाँ मिलेगी, एनोड पे। ऑक्सीजन किस पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे नोट क्या है, जो हाइड्रोजन होगी, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वो ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। देखो ना यार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब आप रेशो लोगे, है ना, एटम्स की रेशो कितनी होती है, 2:1। तो हाइड्रोजन वैसे ही ज़्यादा होती है, तो तोड़ोगे तो आपको हाइड्रोजन ही तो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो क्या मिलेगी, हाइड्रोजन ही तो ज़्यादा मिलेगी बेटा। क्लियर। चलो, अब ये क्या बनाया हुआ है, एक डब्बा बना रखा है भाई जिसमें पानी लिया हुआ है और 2 टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं, इसमें ग्रेफाइट की रोड वगैरह डाली हुई है। ठीक है, ये देखो ग्रेफाइट रोड डाल के, ये जो रोड है ये ग्रेफाइट की रोड है जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ। एक इसको एक ही बार में कर देते हैं, ये ग्रेफाइट की रोड थी। अब इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना। ठीक है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना। फिर उसके ऊपर क्या रख दी, 2 टेस्ट ट्यूब रख दी, उनके अंदर पानी आ ही जाएगा, और पानी, फिर आपने यहाँ पे एक बैटरी का इस्तेमाल किया, बढ़िया सी आप बैटरी लेके आए, बैटरी का इस्तेमाल किया आपने, और उस बैटरी से क्या किया, करंट दिया, करंट का सोर्स तो चाहिए। ठीक है, तो बैटरी से आपने करंट दिया, और फिर जो ये पानी था धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बैटरी का जो टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसे आप बोलते हो एनोड। ले यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या होगा, पॉजिटिव। कैथोड क्या होगा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, भैया 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से जो कनेक्ट होगा उसको एनोड बोलेंगे, नेगेटिव से जो कनेक्ट होगा उसको कैथोड बोलेंगे। और कैथोड वाले देखो, कैथोड इसको अगर हम लेबल कर दें, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1। टेस्ट ट्यूब 1 कौन सी है, एनोड है, लिख देते हैं यहाँ पे भी 1 एनोड है हमारी। और टेस्ट ट्यूब नंबर 2 क्या है, कैथोड है। और 2 पे आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो बबल्स होंगे, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो होगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। उसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल होती है। ठीक है, समझ आ गया। और इसको घर पे करने का सिंपल सा तरीका है कि वो जो ब्लू और वाइट सी आपकी आती थी ना बैटरी, पता नहीं अब आती है या नहीं आती है, वो कुछ ऐसी बैटरी होती थी यार, कुछ ऐसी बैटरी होती थी ना,
बीच में ये वाली बैटरी होती थी, यहाँ पे 6 वोल्ट लिखा होता था। तो वो कंपनी की बैटरी लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे आप पेंसिल लगाना है पेंसिल लगा लेना, नहीं तो इसको डायरेक्टली क्या कर दो, पानी में डाल दो। तो डायरेक्टली क्या कर दो, पानी में डाल दो। आप पेंसिल लेके आओगे तो पेंसिल के दोनों एंड्स को क्या कर लेना, शार्प कर लेना। क्योंकि पेंसिल के सिक्के में भी क्या होता है, ग्रेफाइट ही तो होता है ना। पेंसिल का जो आपका सिक्का होता है वो भी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो आप वहाँ से भी इसका सिंपली कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस आप वाटर की अपने घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी की सारी रिएक्शंस आपको समझ आ गई। जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ चुकी है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। सारी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, सारी आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं जब एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा, है ना, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो तीनों टाइप की आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और हम उसको अगली क्लास में लेंगे। और अगली क्लास से पहले या तो मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगा आपको, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलेंगे। मंडे को मिलेंगे, आज सैटरडे है। ठीक है, आज क्या है, सैटरडे है, कल संडे ऑफ। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर अभी तक रिवाइज करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, है ना, बने रहने के लिए।